आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। चौकी पर इंस्पेक्टर रमेश बैठे थे। अपने पिछले सप्ताह के सभी कामों का ब्यौरा लिख लेने के बाद इत्मीनान से उन्हें हेडक्वार्टर भेजने से पहले एक बार फिर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई गलती न रह जाए। इंस्पेक्टर रमेश कुछ ही साल पहले पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए थे। लंबे कद, बेहतरीन स्वास्थ्य के मालिक, देखने में भी ठीक ही थे। बहुत अच्छे धावक रहे थे और राज्य के खेलों में हिस्सा लेते रहे थे। पहली पोस्टिंग यहाँ रामगढ़ गांव में मिली थी, तब से यहीं पर थे। रामगढ़ एक छोटा सा गांव था, तकरीबन 5-6 हजार लोगों की आबादी, पर बेहद खूबसूरत। मध्य प्रदेश राज्य के भील जनजाति बहुल्य राजगढ़ जिले में जंगलों में बसा हुआ एक गांव, जैसे ही बहुत सुंदर, जिसको वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरा, या अगर कहें कि पहाड़ियों के बीच बहुत ही गहराई में तकरीबन 700 से 800 मीटर नीचे बसा है। सुबह बेहद ही खूबसूरत समा बनता है। बेशक इन नज़ारों से भी अधिक एक सुंदरता है गांव की सबसे बड़ी इमारत। ये सिर्फ इस गांव की ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की एकमात्र भील जनजाति के बच्चों के लिए रहवासी गुरुकुल है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के दौरान कई तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती है। ये गुरुकुल स्वामी रामानंद और उनके शिष्य चलाते हैं। इसके अलावा गांव में एक सरकारी डाक बंगला और अपने इंस्पेक्टर साहब की चौकी है। बाकी गांव आम का आम की तरह ही है। छोटे कच्चे मकान, एक बहुत सारी शांति। गांव की पहुंच बेहद ही घुमावदार और पहाड़ों के बीच ढलान से होते हुए जाती है, जिसमें रात के समय कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो जाता है। इंस्पेक्टर रमेश बैठे काम में लगे हुए ही थे कि उनको अपनी ओर गांव का एक नौजवान भागता हुआ आता दिखा। सांसें फूली हुई लग रही थी। काफी दूर से भागता आ रहा था। पास आते ही वो उसे पहचान गए। वो रहीमन था, जो रहता गांव में था, पर भोर उठकर राजगढ़ के लिए निकल जाता। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता, जो कमाता उससे घर की ज़रूरतें पूरी करता। सीधा सीधा लोगों के कामों से दूर, अपने में मस्त, परिवार के लिए जीने वाला इंसान। इंस्पेक्टर रमेश के पास आते ही वो उखड़ती हुई सांसों को बामुश्किल से काबू करते हुए सिर्फ इतना बोल पाया कि सड़क के किनारे एक सरकटी लाश पड़ी है। इतने सालों में एक ऐसे शांत इलाके में पहली बार लाश शब्द से तो इंस्पेक्टर रमेश भी स्तब्ध हो उठे। फिर अपने हाव भाव को ठीक कर वो रहीमन के साथ लेकर अपने साथियों के साथ उस जगह पर जा पहुंचे। वाकई एक लाश पड़ी हुई थी। किसी लड़की की थी। कपड़ों से आती महक और कपड़ों की बनावट से ये साफ था कि लड़की हो ना हो शहर की है, गांव की नहीं। पर उसका सर नहीं होने के कारण सारी चीज़ें समझने में मदद नहीं मिल पा रही थी। अपने माताओं को अपने सिर और किसी किस्म के सुराग के खोज में आसपास को अच्छे तरह से देखने की हिदायत दे इंस्पेक्टर रमेश जीप ले सीधे अपने हेडक्वार्टर में जा पहुंचे, जहां उन्होंने सब कुछ बताया और एक एम्बुलेंस और एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंचे। चूँकि वहां कुछ भी नहीं मिला, इसलिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक्सपर्ट के साथ भेज रामदीन को साथ ले वापस गांव की ओर उसका बयान दर्ज करने के लिए दूसरे गांव वालों से पूछताछ करने चल दिए। रास्ते में रामदीन ने बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जीप सुबह देखी थी, पर अनपढ़ होने की वजह से वो नंबर नहीं देख पाया। डाक बंगले जाने पर मालूम हुई पिछली रात वहां पर कोई रुका ही नहीं, तो वो गाड़ी
उस इलाके से कहाँ जा रहे थे। गांव में बहुत सारे लोग से पूछ परख कर कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अंततः एक बार फिर उस जीप पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच कुछ दिन बीत गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी रमेश के पास भी आई। कहीं भी कोई खास चोट के निशान नहीं थे। सर का ना मिलना मुश्किलें बढ़ा रहा था। कोई नाम पता ठिकाना नहीं मिल रहा था जिससे केस आगे बढ़ाया जा सके। भोपाल से बाकी सभी ऑफिस से संपर्क कर लिया गया था और यही खबर थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई भी गाड़ी उस इलाके से उस वक्त कभी नहीं गुजरी। इंस्पेक्टर रमेश अब बेहद दबाव में थे। उनके इलाके के केस में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर डाक बंगला पूरी तरह रिपोर्टरों से भरा था और वो उनकी कार्यवाही का हर दिन का रिपोर्ट उनके अखबारों में भेज रहे थे। एक दिन बहुत दुखी होकर इंस्पेक्टर रमेश बैठे एकाएक अपने दिमाग में एक बार फिर से पूरी घटना को जैसे रील की तरह चला रहे थे। अपने सारे लोगों को साथ लेकर वो उस जगह पर पहुंचे। अपने लोगों से पूछा उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा। क्योंकि पहली बार वो साथ नहीं थे, इस बार ज़्यादा अच्छे से सब कुछ देखने की कोशिश करने लगे। एकाएक उनका ध्यान ऊपर की पहाड़ी पर लगे एक घनी झाड़ी में फंसे एक नीले प्लास्टिक बैग पर गया। इस वीरान जंगल में जहाँ कोई पिकनिक मनाने भी नहीं आता, इस बैग ने उनको किसी अनजान सफलता से रोमांच भर दिया। फिर एक बार असफलता ही हाथ लगी। मेहनत से निकाल कर देखने पर उसमें कुछ भी नहीं निकला। अब रमेश बाकी सारे प्रकरण पर फिर से कुछ खोजने की कोशिश बढ़ा देता है। वो एकाएक अपने बाल नोचने लगता है कि सारी चीज़ें इतने साफ थी, फिर भी वो उससे कैसे बच गई। अगले दिन रामदीन को अरेस्ट कर लिया जाता है कत्ल के इल्ज़ाम में। उससे पूछताछ में सब कुछ निकल कर आता है कि उसने ही ये खून किया। सर को जहाँ छुपाया था उसकी बरामदी तथा हथियार जिससे सर काटा था उसके बरामद होने पर सब खुश हुए। इंस्पेक्टर रमेश से पूछा गया कि उन्हें रामदीन पर शक कैसे हुआ। इंस्पेक्टर रमेश ने कहा कि जब पहले दिन रामदीन उनके पास आया था तब उसने लाश के बारे में जानकारियां दी और बताया कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी को जाते देखा था, पर क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी गाड़ी के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी, इसलिए ये तो साफ हो गया कि उसने गलत बोला। किसी झूठ बोलने की ज़रूरत किसी को तभी पड़ती है जब वो खुद को बचा रहा हो। जब रामदीन से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जो बताया वो सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उसने कहा कि वो एक पिशाच की पूजा करता है और वो पिशाच उसकी हर मनोकामना पूरी करता है, पर बदले में उसे हर रोज़ एक इंसानी सर चाहिए होगा। इसलिए उसने ऐसा किया और वो सर कुछ दिनों के बाद अगली अमावस्या को वो उस पिशाच को देने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात बहुत पुरानी है। जब भी सोचता हूँ दिल दिमाग सब जैसे हिल उठता है। सारे बदन में एक सिहरन होती है और डर से रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये साल था 1981, जब मैं ग्वालियर में कार्यरत था। मैं दवाई की कंपनी में प्रतिनिध के पद पर ग्वालियर संभाग की सभी छोटी बड़ी जगहों पर चिकित्सकों से मिलने और उनकी कंपनी की दवाओं की बिक्री के लिए जाया करता था। मेरे साथ मेरे उस इलाके का वितरक जिसकी दुकान ग्वालियर थी वो भी जाया करता था। गोविंद भाई, इसी नाम से हम लोग उसे बुलाते थे। उसका नाम गोविंद आर्य। आपस में मिलजुल कर काम करते हुए बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे।
दिन भर काम में लगे रहते हैं। कहाँ क्या बिका, क्या नहीं बिक रहा है, उसे कैसे बेचा जाए, इन्हीं सारी बातों को बाहर जाकर अपने अपने दुख दर्द भी आपस में बांट लेते थे। सर्दियों के दिन थे। गुरुवार का दिन सुबह 9 बजे गोविंद का फोन आया। आवाज़ में एक कंपन थी। बोला जितनी जल्दी हो सके दुकान पर आ जा। बेहद अनमने भाव से कुछ देर बाद उठकर तैयार होकर जब दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वो अपने दुकान के बाहर स्कूटर पर बैठा है, मेरे ही इंतज़ार कर रहा है। दुकान में घुसकर पास के चाय दुकान वाले को चाय लाने के लिए आवाज़ दे। वो मुद्दे की बात पर सीधे आ गया। यार, कल रात को एक अजीब सा सपना देखा। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। साले, तूने मुझे अपने सपने के चक्कर में उठाया, वो भी इतनी ठंड में। ये कहकर मैं अपने गुस्से का इजहार कर दिया। उसने कहा, सुन तो, तेरा भी दिमाग घूम जाएगा। फिर गर्म चाय की चुस्कियों के बीच उसने अपने सपने के बारे में बताना शुरू किया। सपने को कुछ ऐसा उसने बताया कि सोते हुए उसने महसूस किया कि कोई उसे जगा रहा है। देखा तो 1-1.5-2 फुट का, लगभग 2 ही फुट का वो रहा होगा। एक इंसान, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर अजीब सा तेज। उसके उठते ही बोला, मैं कितने दिनों से तेरे इस धन की चौकीदारी करता रहा हूं। अब ले जा अपना यह धन। और फिर उसकी नींद खुल गई। बात की सत्यता इस बात से महसूस हुई कि बताते हुए उसके हाथ के सारे बाल एकदम खड़े हो गए थे। मैं उसकी बात को महसूस कर पा रहा था, फिर भी उसको शांत कराने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बात को लेकर मजाक बनाया। उस दिन तो बात आई गई हो गई। इसके बाद हर गुरुवार को वो जब एक ही सपना देखने लगा, ठीक एक ही समय पर, तो हम सब दोस्त चिंतित हो गए। अब मामला मजाक से आगे बढ़ रहा था। उसकी परेशानियां साफ दिखने लगी थी। उसका असर काम पर भी दिख रहा था। हम सब परेशान थे। फिर एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो ये मालूम करे कि धन कहाँ से लेना है। डर के साथ उत्साह से भरे मन से अगले गुरुवार का इंतज़ार करने लगे। अगला गुरुवार एक कहानी के साथ आया। वो कुछ ऐसा था, कहाँ मिलेगा के जवाब में वो अपने साथ ले आया एक पुराना खंडर नुमा मकान। बड़ा सा सींग द्वार, जिसके खुलने पर सामने एक दलान दिख रहा होगा। उसमें एक चबूतरा बना होगा जिसका एक कोना टूटा होगा। ये देख उसने कहा जल्दी करे और वापस से लेने आ जाए। फिर उसकी नींद खुल गई। हम सब लोग अपनी स्कूटरों पर काम के लिए जाया करते थे। अंततः सोचा सभी इस तरह से जगहों को खोजते हैं। शनिवार को मैं और गोविंद भाई स्कूटर पर भिंड, अंबा, पोरसा काम पर जा रहे थे। अब हम लोग के बीच ये हर समय की बातचीत का विषय बन गया था। मजाक करते ही, भाई इतना पैसा मिलेगा तो हमें कुछ देगा या नहीं, बस ऐसी ही बातें होती रहती थी। भिंड का काम निपटा, अंबा के लिए अपने हमेशा के रास्ते पर चल पड़े। रास्ता कुछ ज़्यादा जंगलों से भरा था, पर चूंकि हमेशा जाया करते थे इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं थी। फिर भी ठंड के दिन और तकरीबन 4 बजे का समय हमें थोड़ा चौकन्ना रहने के लिए बाध्य कर रहा था। एकाएक हमारी नज़र झुरमुट से दिख रहे एक खंडर पर गई, जो कि रास्ते से कोई 100-150 फुट दूर था और पहले कभी नहीं दिखा था। बाहर से वो गोविंद भाई के बताए अनुसार ही दिख रहा था। अब हम दोनों की हालत खराब हो गई। उत्सुकता और डर के साथ उसे पास से देखने की इच्छा को दबाने में असमर्थ होकर हम गाड़ी रास्ते पर छोड़कर देखने गए। उस महल नुमा कोठी का सींग द्वार देखते ही गोविंद भाई की लगभग चीख ही निकल गई। उसके मुंह से बस एक ही बात सुनाई दी
यही है। दरवाज़ा थोड़ा झूला हुआ था। बरसों के समय की मार के कारण खोलने में दिक्कत नहीं हुई और खुलते ही हम दोनों जैसे चौंक गए। ये क्या, ठीक कहे अनुसार सामने दलान और वो चबूतरा और उसका टूटा हुआ कोना दिख रहा था। अब हम में से और किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि आगे जा पाऊं। हाथ पांव जैसे कांप रहे थे। बात करने की भी स्थिति नहीं थी। लगभग दौड़ते हुए गाड़ी उठाकर ग्वालियर की ओर चल दिए। रास्ते भर दोनों चुप रहे। कितनी तेजी से गाड़ी चल रही थी कुछ भी एहसास नहीं हुआ। एकाएक महसूस हुआ हम ग्वालियर पहुंच चुके थे। पहुंचते ही सबसे पहले जो काम किया वो था सारे दोस्तों को जमा किया। फिर सारी बात बताने के बाद ये स्थिर किया गया कि आज रात सब चलकर देखेंगे और फिर क्या करना है सोचेंगे। 2 कार से हम 7 दोस्त निकले और वापस उस जगह पर आ पहुंचे। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। ठंड बढ़ गई थी पर खुला आसमान और बढ़िया चांदनी रात में वो हवेली भूतहा घर का एहसास दे रही थी। चांदनी की वजह से सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम अपने साथ में एक बड़ी टॉर्च भी साथ लेकर ही आए थे। सब लोग अंदर पहुंचे और आश्चर्यचकित होकर काफ़ी समय तक उस चबूतरे को देखते रहे। क्या सपना सच था? और अब हम लोग अंदर घुसने के बाद किस चीज़ का सामना करेंगे, इसी सोच के साथ उस चबूतरे के पत्थर को सरकाने की कोशिश करने लगे। बहुत कोशिश के बाद भी जब हम हार गए तो एहसास हुआ कि इस तरह से ये नहीं होगा और इसमें बहुत से मजदूरों और औजारों की ज़रूरत होगी। अंततः इसको अगली सुबह ज़्यादा लोगों के साथ आकर करने की सहमति पर वापस ग्वालियर आ गए। रात शायद हम में से कोई भी नहीं सोया। इसका बड़ा खुलासा सबकी आंखों की लालिमा और पीछे छूट ना जाने के डर से सुबह सुबह सबका पहुंच जाना कर रहा था। सारी व्यवस्थाएं करते हुए हम लोग उस जगह के लिए तकरीबन 10 बजे निकल पड़े। रास्ता जल्दी कट गया। सब चुप थे, किसी सोच में डूबे हुए, पता नहीं। रास्ते पर पहली रात हम लोग एक निशान देकर बड़े बड़े पत्थरों को जमा करके एक चिन्ह लगा दिया था और उसके आते ही सब लोग उतर पड़े और उस हवेली की तरफ चल दिए। पर वो हवेली तो मानो हवा में कहीं विलीन हो गई। कोई नामो निशान भी उस हवेली का नजर नहीं आ रहा था। गोविंद भाई और मैंने तो 2 बार देखा था, बाकी 5 लोग रात में सब लोगों ने देखा था। अब सब लोगों के चौंकने की बारी थी। वो हवेली आखिर गई तो गई कहाँ? वो कौन था जो गोविंद भाई को बार बार आने के लिए आग्रह करता था? आखिर हार कर हम लोग वापस आ गए, मगर यह आज तक पता नहीं चला कि उस सपने का मतलब क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।